In the series of important question for board examination, today we will discuss how to translate Hindi sentences into English. So students, आज का सेशन आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे पूछते हैं कि हमको समझ नहीं आता जब हम ट्रांसलेशन करने बैठते हैं कि कौन से वर्ड की इंग्लिश हम पहले लिखें और कौन से वर्ड की इंग्लिश हम बाद में लिखें, या हमें ये समझ में नहीं आता कि टेंस को कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सा टेंस है, क्या क्या एक्शन हो रहा है वहाँ पर, या कभी कभी वोकैबुलरी नहीं समझ में आती है, मतलब किसी पर्टिकुलर वर्ड की इंग्लिश नहीं समझ में आती है कि उसकी इंग्लिश हम लोग कैसे लिखें। तो आज के सेशन में स्टूडेंट्स हम लोग यही सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि चाहे कितना भी बड़ा सेंटेंस हो हिंदी में, उसे आप इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें, कैसे टेंस को फाइंड आउट करें, और कोई भी वर्ड जिसकी इंग्लिश आपको नहीं आ रही हो तो आप उसको कैसे वहाँ पर लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि हम लोग केवल यही नहीं सीखेंगे कि किसी हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें, बल्कि मैं अब आप लोगों को बोर्ड एग्जाम के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन है उसकी प्रैक्टिस मैं रेगुलरली कराऊंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, ट्रांसलेशन बनाते समय सबसे पहले हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि वर्ड का सीक्वेंस क्या होगा। यानी कि जब हम इंग्लिश में कोई सेंटेंस लिखते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट यानी कि डूअर, मतलब कि उस सेंटेंस में जो काम हो रहा है उसे कौन कर रहा है, तो वो आपका सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट यानी काम करने वाला। उसके बाद में हम लिखते हैं वर्ब और फिर हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट। वर्ब क्या होती है? जो एक्शन हो रहा है, जो काम हो रहा है, उसे वर्ब कहते हैं। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस पर काम किया जा रहा है। अब यही हिंदी का जो सेंटेंस होता है वो कैसे लिखा जाता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? देखिए, हिंदी के सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाता है और उसके बाद उसमें ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। हिंदी का कोई भी सेंटेंस पहले सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है और लास्ट में उसमें वर्ब होती है। लेकिन जब हम इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या करेंगे, हम लोग ऑब्जेक्ट जो है वो बाद में लिखेंगे और जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद लिखी जाती है। तो बच्चे क्या करते हैं, यही गलती करते हैं। सबसे पहले वो क्या लिख देते हैं, सब्जेक्ट लिख देते हैं और फिर उसके बाद में जैसे हिंदी में लिखा होता है ऑब्जेक्ट, तो वो ऑब्जेक्ट लिख देते हैं और लास्ट में क्या करते हैं, वर्ब लिखते हैं। तो इस तरीके से उनका सेंटेंस जो है वो गलत हो जाता है। तो सबसे पहले हमें यही ध्यान रखना है, पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी जो काम करने वाला है। अब मान लीजिए उस सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा है, तो सब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे? जिसके बारे में बात हो रही हो, सिंपली जिसके बारे में बात हो रही हो वो आपका सब्जेक्ट है। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक सेंटेंस लिखा है, आम मीठा होता है, ठीक है। तो अब इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा, कोई काम नहीं हो रहा है, तो क्या यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है? नहीं, यहाँ पर भी सब्जेक्ट है। किसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है? आम के बारे में। तो आम जो है वो आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो इसी तरीके से जो है हम लोग सब्जेक्ट फाइंड आउट करते हैं। तो ये चीज़ थी कि वर्ड का सीक्वेंस क्या हो, किस तरीके से हम कौन सा वर्ड पहले लिखेंगे और कौन सा वर्ड बाद में लिखेंगे। अब कुछ चीज़ें जो है वो स्टेप बाय स्टेप आप धीरे धीरे समझते चलिए। देखिए, सबसे पहला जो स्टेप है आपका वो क्या है, आप लोग सब्जेक्ट ढूंढेंगे। जैसा कि मैंने अभी आप लोग को बताया, कोई भी सेंटेंस आपके सामने आ जाए तो सब्जेक्ट क्या है, मतलब कि जो काम हो रहा है वो कौन कर रहा है। और अगर मान लीजिए कोई एक्शन नहीं हो रहा, कोई काम नहीं हो रहा, तो किसके बारे में वहाँ पर बात हो रही है, वो आपका सब्जेक्ट होता है। अभी सब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे ये भी मैं आप लोग को बताऊंगी। तो जब आप सब्जेक्ट ढूंढ लेंगे उसके बाद जो सेकंड स्टेप है आपका वो क्या है, आपका टेंस फाइंड आउट करना कि टेंस कौन सा है उस सेंटेंस का। टेंस यानी कि जो काम हो रहा है, जो एक्शन हो रहा है, वो किस टाइम हो रहा है, मतलब कि वो प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है या फ्यूचर में हो रहा है। तो वो आप फाइंड आउट करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग वर्ब लिखी जाती है। अब मान लीजिए जैसे कि मैंने आपको बताया, मान लीजिए कोई एक्शन नहीं हो रहा, तो फिर टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो फिर वहाँ पर कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब होगी, ठीक है। अगर एक्शन हो रहा है तो उससे आप टेंस पहचानेंगे, और मान लीजिए कोई एक्शन नहीं हो रहा है तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है। यानी कि अब कोई काम इसमें भी है, कोई काम आपका प्रेजेंट में हो रहा है कि आपका कोई काम पास्ट में हो रहा है, ये दोनों चीज़ें आपको वहाँ पर देखनी पड़ेंगी। तो अगर कोई काम प्रेजेंट में हो रहा है तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आप कैसे लिखेंगे, इज एम आर होंगी वहाँ पर। और मान लीजिए कोई काम आपका पास्ट में हो रहा है तो क्या हेल्पिंग वर्ब होती है, देखिए वहाँ पे होती है वॉज या वर, सिंपली, ठीक है। और अगर कोई भी चीज़ पास में है, रखता है, इस सेंस में यूज़ हो रहा है, तो फिर वहाँ पे होता है हैज़, हैव या हैड। तो इस तरीके से वहाँ पर वर्ब लिखी जाती है। अब बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं
कि टेंस जो है वो हम कैसे पहचाने। देखिए आपकी जो कोई भी स्टोरी आती है जो ट्रांसलेशन वहाँ पर बनाने के लिए, देखिए ज़्यादातर स्टोरी आपकी क्या होती हैं, पास्ट टेंस में होती हैं, ज़्यादातर पास्ट टेंस में होंगी या तो फिर प्रेजेंट टेंस में होगी। तो पास्ट टेंस के लिए आपको करना क्या है, जो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है या आप जिसे बोलते हैं सिंपल पास्ट टेंस, उसकी स्टडी आपको अच्छी तरीके से करनी है। उसमें क्या होता है, आपका सब्जेक्ट आ जाता है और उसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी जाती है, फिर आपका क्या लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। इस तरीके से आपका किया जाता है। और अगर मान लीजिए आपकी स्टोरी जो है वो प्रेजेंट टेंस में है, तो आपको क्या करना है, उसमें भी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट होता है और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आपका ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। तो इन दो चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। देखिए कोई भी स्टोरी जैसे मैंने आपको बताया, या तो वो पास्ट टेंस में होगी या तो फिर वो प्रेजेंट टेंस में होती है, ठीक है। तो ज़्यादातर आपका क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपका क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो ये दो टेंस जो है आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। और अगर मान लीजिए कोई एक्शन नहीं हो रहा है तो फिर उसमें आपका एक्शन अगर प्रेजेंट में है तो इज एम आर, और अगर पास्ट में है तो वॉज वर, और कोई भी चीज़ पास है, रखता है या रखता था तो हैज़, हैव या हैड का वहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो सिंपली आपको ये दो चीज़ें बहुत अच्छे से वहाँ पर ध्यान रखनी है। बस उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, आपको सब्जेक्ट पहले लिखना है और उसके बाद में अगर पास्ट टेंस है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख देंगे, अगर प्रेजेंट टेंस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे, और उसके बाद में आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। और इस तरीके से जो बाकी जो आपके वर्ड्स बाद में बचते हैं वो ऑब्जेक्ट के बाद में लिखे जाते हैं। इस तरीके से ट्रांसलेशन वहाँ पर बनाई जाती है। सो स्टूडेंट्स, मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं यहाँ पर, ये आपको समझाने के लिए आप कैसे सब्जेक्ट फाइंड आउट करेंगे, कैसे वर्ब, और किस तरीके से आप ऑब्जेक्ट वहाँ पर ढूंढेंगे। देखिए यहाँ पे जो है सेंटेंस है आपके सामने, वह घर जा रहा है। तो अब मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। सब्जेक्ट यानी कि डूअर ऑफ द वर्ब, काम कौन कर रहा है। तो यहाँ पे काम क्या हो रहा है, जा रहा, घर जाने का काम हो रहा है, और कौन जा रहा है, वह। तो वह जो है वो आपका सब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले आप वहाँ पर वह की इंग्लिश लिख लेंगे। इसके बाद में फिर आपको लिखना है वर्ब। अच्छा, वर्ब जो है वो सबसे लास्ट में होती है। ये जितने भी सेंटेंस हैं वो आप देख लीजिए, यहाँ पे जो आप लास्ट में देखेंगे वर्ड, वही आपकी वर्ब होती है। हिंदी में जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है और उसके बाद में वर्ब होती है। तो जो ये लास्ट के वर्ड होते हैं ये आपके क्या होते हैं, वर्ब। यही देख करके आप पहचानेंगे कि कौन सा टेंस है, कौन सा एक्शन हो रहा है यहाँ पर। तो वह घर जा रहा है, तो काम यहाँ पे कौन कर रहा है, ही, तो ही लिख लेंगे, ठीक। और यहाँ पे अब जा रहा है, ये है आपकी वर्ब, तो जाने जा रहा है ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी इज, और इसके बाद में आपकी आ जाएगी मेन वर्ब जाने की, यानी कि गोइंग, ही इज गोइंग। और उसके बाद में ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, घर, तो वो आप लास्ट में लिख लेंगे ही इज गोइंग होम। तो इस तरह से आपकी ट्रांसलेशन यहाँ पे बनेगी। अब एक नेक्स्ट देख लेते हैं सेंटेंस, मोहन एक अच्छा लड़का है। अब यहाँ पर सबसे पहले जैसे मैंने आप लोग को बताया, आप सब्जेक्ट फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे कोई एक्शन तो हो नहीं रहा है, कोई काम तो हो नहीं रहा है, एक सिंपली बात बताई जा रही है कि मोहन एक अच्छा लड़का है, ठीक है। तो क्या यहाँ पे अगर कोई एक्शन नहीं हो रहा तो क्या यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, नहीं, यहाँ पर सब्जेक्ट है, यहाँ पर भी सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे, मोहन। तो मोहन जो है वो आपका सब्जेक्ट हो गया, तो उसे हम सबसे पहले लिख लेंगे मोहन, और उसके बाद में एक्शन यहाँ पे क्या है, कोई नहीं है। तो यहाँ पे एक सिंपली बात बताई जा रही है, और वो किस में बताई जा रही है, प्रेजेंट टेंस में, एक अच्छा लड़का है। तो ऐसे केस में मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि इज एम आर का यूज़ करते हैं। तो मोहन के साथ में हम यहाँ पे इज लगाएंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे सब्जेक्ट होता मैं, तो फिर हम लिखते आई, और आई के बाद में एम लगाते हैं। अगर यहाँ पे लिखा होता सब्जेक्ट तुम, तो हम लोग लिखते यू, और यू के बाद में आर लगाते हैं। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आपके यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, मोहन इज। ये आपने यहाँ पर वर्ब देख करके यहाँ पे इज लिख लिया, और उसके बाद में क्या लिखना है, मोहन इज अ गुड बॉय, ये लास्ट में लिख लेंगे। तो इस तरीके से आपका ये सेंटेंस ट्रांसलेट हुआ। सो स्टूडेंट्स, अगर कोई एक्शन हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग लिखा जाता है। अगर मान लीजिए कोई एक्शन नहीं है तो फिर सिंपली आपको क्या लिखना है, टेंस के अकॉर्डिंग। जैसे कि यहाँ पे ये प्रेजेंट में हो रहा है तो इज एम आर। मान लीजिए वो एक अच्छा लड़का था,
तो मोहन वॉज अ गुड बॉय, इस तरह से आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक, अब यहाँ पे एक और सेंटेंस देख लेते हैं, मेरे पास एक कलम है। तो यहाँ पे क्या चीज़ है, कोई चीज़ है, कोई चीज़ पास है, कोई चीज़ रखता हूँ। तो इस सेंस में यहाँ पर हैज़, हैव या हैड का यूज़ किया जाता है। अगर यहाँ पे लिखा है मेरे पास एक कलम है, यानी कि कोई भी चीज़ अभी प्रेजेंट में है, तो फिर हैज़ या हैव का यूज़ किया जाता है। हैज़ या हैव आप यूज़ करेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़ और प्लूरल है तो हैव। और मान लीजिए अगर यही पास्ट में होता, मेरे पास एक कलम थी, तो फिर हैज़ या हैव ना लिख करके हम यहाँ पर लिखते हैड। तो अब यहाँ पर भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है और कोई चीज़ जो है मेरे पास है, रखता हूँ, तो ऐसे केस में हैज़, हैव या हैड का यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट देख लेंगे कि किसके बारे में बात हो रही है, किसके पास एक कलम है, मेरे। तो मेरे की यहाँ पे इंग्लिश, चूँकि मेरे जो है वो आपका सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे आई, और उसके बाद में आई के साथ हैव का यूज़ किया जाता है, आई हैव, और उसके बाद में क्या है, एक कलम यानी कि अ पेन। तो इस तरीके से आपका सेंटेंस ट्रांसलेट हुआ। अगर यहीं पे होता है मेरे पास एक कलम थी तो आई हैड अ पेन, तो आप वो लिखते। और अगर इसी तरह से मान लीजिए यहाँ पे होता उसके पास एक कलम थी तो ही हैज़ अ पेन, आप इस तरह से लिखते। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर आपकी वर्ब लगाई जाएगी। इसके बाद में आप देख रहे हैं यहाँ पे उसने मुझे एक किताब दी, यानी कि एक्शन यहाँ पर हो चुका है। किताब दी मतलब कि वो किताब मुझे दे चुका है। तो ऐसा जो सेंटेंस होता है वो पास्ट टेंस में ट्रांसलेट किया जाता है। अब किताब दी तो ये पास्ट एंड डेफिनेट टेंस यानी कि एक्शन पूरा हो चुका है आपका। तो अब यहाँ पे फिर वही चीज़, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट फाइंड आउट करेंगे। सब्जेक्ट क्या है आपका, उसने। किसने किताब दी, उसने। तो उसने की इंग्लिश यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे ही। और उसके बाद में एक्शन क्या हो रहा है, देना। तो काम हो चुका है यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो देना की इंग्लिश होती है गिव, और उसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी गेव। ही गेव, और किसे दी, मुझे। ही गेव मी अ बुक। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको किताब पहले लिखना है तो ही गेव अ बुक टू मी, तो ये भी तरीका आपका सही है। तो ये अभी जब मैं आप लोगों को बड़े सेंटेंस ट्रांसलेट करना बताऊंगी तब मैं आप लोग को बताऊंगी कि अगर मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट हैं, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं, किसे किताब दी, मुझे, और क्या दिया, किताब दी। तो ये दोनों ही आपके ऑब्जेक्ट, तो दोनों ही ऑब्जेक्ट बना करके आप यहाँ पर लिख सकते हैं ही गेव मी अ बुक या ही गेव अ बुक टू मी। ये दोनों ही सेंटेंस आपके सही माने जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरीके से आप सब्जेक्ट फाइंड आउट करेंगे, आप टेंस फाइंड आउट करेंगे। जो लास्ट में वर्ड आपका लिखा होता है वही आपकी वर्ब होती है, और उसी के अकॉर्डिंग जो है आप टेंस को फाइंड आउट करते हैं। जैसे जा रहा है तो ये तो काम कंटिन्यूएशन में हो रहा है, अभी हो रहा है, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब यहाँ पर कोई टेंस नहीं है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, यानी कि यहाँ पर अब इज एम आर वॉज वर इसका यूज़ किया जाएगा। प्रेजेंट में है तो इज एम आर, और पास्ट में है तो वॉज वर। और कोई चीज़ मेरे पास है, रखता हूँ, तो इस सेंस में हैज़ हैव हैड का यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे क्या है, आपका एक्शन कंप्लीट हो चुका है, वो मुझे किताब दे चुका है। तो ऐसे सेंटेंसेस जो हैं वो पास्ट टेंस यानी पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट किए जाते हैं, और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से आप किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने सीखा कि किस तरीके से टेंस फाइंड आउट करते हैं, कैसे वर्ब लिखते हैं, कैसे सब्जेक्ट लिखते हैं। अब बहुत से स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम होती है, और मेरे बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि जब हम ट्रांसलेशन बनाने बैठते हैं तो बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस आ जाते हैं, तो हमको ये समझ में नहीं आता कि कौन से वर्ड की ट्रांसलेशन पहले लिखनी है और कौन से वर्ड की बाद में। तो ये सेंटेंस फ्रेमिंग कैसे करते हैं ट्रांसलेशन बनाते समय, ये अब मैं आप लोगों को बताऊंगी। देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं आपके लिए, तो इनको ट्रांसलेट कैसे किया जाएगा ये हम लोग सीखेंगे। देखिए, आप लोग का सेंटेंस बनता वैसे ही है जैसे मैंने आप लोग को बताया था। सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब होगी, और उसके बाद में आपको लिखना है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर भी यही करना है हम लोगों को, और फिर सेंटेंस में जो भी कुछ बचा जाता है उन सब की इंग्लिश जो है हम लास्ट में यहाँ पर लिखते हैं। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पर कैसे बनाएंगे। एक ये छोटा सा सेंटेंस लिया है, उसने मुझे डरा दिया। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है आपका वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही हमें मिल जाता है। तो और सब्जेक्ट ढूंढेंगे कैसे, जैसे कि आपकी ये जो वर्ब है, मैंने आप बताया ना कि लास्ट से वर्ब मिलती है और स्टार्टिंग में आप लोगों को सब्जेक्ट मिल जाता है। तो यहाँ पे एक्शन क्या हो रहा है, डरा दिया, डराने का काम हो रहा है, और कौन डरा रहा है, एक्शन कर कौन रहा है, उसने। ठीक है, यहाँ पर मुझे भी दिया है, लेकिन मुझे जो है वो क्या है, वो आपका ऑब्जेक्ट है, किसे डराया जा रहा है, मुझे। ठीक है, तो
एक्शन करने वाला ये है उसने, और ऑब्जेक्ट आपका ये है मुझे, और वर्ब है आपकी यहाँ लास्ट में मिल जाती है डरा दिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट हम लोग ने ढूंढ लिया है, तो हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे। उसने की इंग्लिश होती है ही, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ही। और उसके बाद में फिर मैंने आप लोग को बताया फिर उल्टा चलता है आपका, वर्ब यहाँ मिलेगी, उसके बाद में आपको फिर ऐसे उल्टा यहाँ से ट्रांसलेशन बनानी है। ठीक है, तो वर्ब है आपकी डरा दिया। अब डरा दिया यानी कि एक्शन हो चुका है, यानी कि ये पास्ट एंड डेफिनेट टेंस है, तो पास्ट एंड डेफिनेट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाती है। तो डराने की होती है स्कैर, और वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे स्कैर्ड, तो यहाँ लिख लेंगे ही स्कैर्ड। और इसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखना है, तो किसे डरा दिया, मुझे डरा दिया, तो फिर हम यहाँ पे लिख लेंगे मी। तो इस तरीके से यह आपकी ट्रांसलेशन बन गई। तो सब्जेक्ट स्टार्टिंग से लेना है, बाद बाकी सब कुछ फिर उल्टा चलता है। यहाँ से ले लेंगे सब्जेक्ट और फिर यहाँ से वर्ब, और उसके बाद में एक एक वर्ड की ट्रांसलेशन ऐसे बनाते चलेंगे। आइए एक और सेंटेंस देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने घर पर ही प्रारंभिक शिक्षा पाई। तो फिर मैंने आप लोगों को बताया कि वर्ब आपकी क्या है, यहाँ लास्ट से मिलती है, पाई या प्राप्त की। तो क्या एक्शन हो रहा है यहाँ पर कि प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की, और किसने प्राप्त की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आपका क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो हम ये लिख लेंगे यहाँ पे। इसके बाद में अब फिर वही चीज़ वर्ब, तो पाई या प्राप्त की हो जाएगी गेट, और इसकी सेकंड फॉर्म एक्चुअली ये एक्शन हो चुका है, प्राप्त की या पाई, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख लेंगे गॉट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गॉट। अब देखिए सब यहाँ पे इसके बाद से यहाँ सब उल्टा आपका चलता है, एक एक वर्ड की आप ऐसे ट्रांसलेशन बनाते चलेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गॉट, और क्या पाई, प्रारंभिक शिक्षा, तो लिख लेंगे द प्राइमरी एजुकेशन। अब उसके बाद में आप क्या रह गया है, घर पर, तो लिख लेंगे एट होम। तो ये इस तरीके से आपने इसको ट्रांसलेट कर लिया। फिर इसके बाद में देखिए एक बड़ा सा सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिया है। एक बूढ़ा आदमी 20 वर्षों से आसपास के लोगों को अंग्रेजी सिखा रहा है। तो अब इतना बड़ा सेंटेंस देख करके बच्चे बहुत घबरा जाते हैं कि अरे अब इसकी ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है बच्चों, स्टेप बाय स्टेप आप चीज़ें समझते चलिए तो ट्रांसलेशन बनाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक्शन क्या हो रहा है, अंग्रेजी सिखाने का, तो ये वर्ब है आपकी सिखा रहा। ठीक है, और कौन सिखा रहा है, एक बूढ़ा आदमी, तो एक्शन कौन कौन रहा है, मतलब सब्जेक्ट कौन है, एक बूढ़ा आदमी। तो सब्जेक्ट हम सबसे पहले लिख लेंगे, एक बूढ़ा आदमी की होगी एन ओल्ड मैन। अब इसके बाद में हमें वर्ब लिखनी है। देखिए यहाँ पे क्या है, सिखा रहा है और टाइम भी दिया हुआ है, यानी कि ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हैज़ और हैव बीन लगता है, तो लिख लेंगे यहाँ पे। अब आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, एन ओल्ड मैन, तो यहाँ पे हैज़ आ जाएगा, और उसके बाद में हम लिखेंगे बीन, और बीन के बाद में अब सिखा रहा काम कंटिन्यूएशन में है, तो फिर यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। तो काम क्या हो रहा है, सिखाने का, यानी कि टीचिंग, टीच होता है सिखाना, और उसमें आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगा टीचिंग। एन ओल्ड मैन हैज़ बीन टीचिंग। अब यहाँ पे आ गया, अब यहाँ तक आपने लिख लिया, अब यहाँ से उल्टा चलता है। ये देखिए इस तरीके से आपको एक एक वर्ड की ट्रांसलेशन बनाते चलना है। अब सबसे पहले आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंग्लिश, क्या सिखा रहा है, इंग्लिश, तो एन ओल्ड मैन हैज़ बीन टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, और किसको सिखा रहा है, आसपास के लोगों को, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, टू द पीपल नियर बाय, आसपास के लोगों को। यहाँ पे आपने लिखा लोगों को, तो टू द पीपल, फिर कौन है, आसपास के, तो लिख लेंगे टू द पीपल नियर बाय। तो यहाँ तक आपने लिख लिया आसपास के लोगों को, और कब से सिखा रहा है, 20 वर्षों से, तो ये सबसे लास्ट में अब लिख लिया जाएगा। तो यहाँ पे 20 वर्षों से, तो लिखेंगे फॉर 20 years। तो ये इस तरह से आपकी ट्रांसलेशन यहाँ पर बन गई। एन ओल्ड मैन हैज़ बीन टीचिंग इंग्लिश टू द पीपल नियर बाय फॉर 20 years। तो स्टूडेंट्स अब आप लोग समझ गए होंगे, सब्जेक्ट आपको स्टार्टिंग से लेना है और वर्ब जो है आपको लास्ट से लेनी है, और उसके बाद में सब कुछ फिर उल्टा एक एक वर्ड जो है आपको ऐसे बनाते चलना है। चलिए एक और सेंटेंस हम लोग देखते हैं। किसी भी देश के गांव में किसानों की स्थिति कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छी नहीं है। अब ये भी एक बहुत बड़ा सा सेंटेंस है, लेकिन इसमें भी आपको वही फॉर्मूला लगाना है जैसे मैंने आप लोगों को बताया, सब्जेक्ट लेना है और वर्ब लेनी है, और उसके बाद में सब उल्टा चलना है।
अब देखिए मैंने आप लोगों को क्या बताया कि सब्जेक्ट आपको मोस्टली स्टार्टिंग से ही मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ हम सब्जेक्ट कैसे ढूंढेंगे, देखिए वर्ब में क्या, किसको, कौन, ये एक्शन कौन कर रहा है, ये बात किसके बारे में बोली जा रही है। अब यहाँ पे देखिए कोई एक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक बात बताई जा रही है कि किसानों की स्थिति जो है वो अच्छी नहीं है। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट ढूंढेंगे। अच्छी नहीं है, स्थिति अच्छी नहीं है, किसकी स्थिति अच्छी नहीं है, किसानों की स्थिति। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है, किसानों की स्थिति के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, यानी ये जो है वो आपका क्या है, सब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, तो सब्जेक्ट आपने ढूंढ लिया और वो आप सबसे पहले लिख लेंगे। तो है क्या यहाँ पे, किसानों की स्थिति, तो कैसे लिखेंगे, द कंडीशन ऑफ द फार्मर्स, ये इतना आपने लिख लिया। अब इसके बाद में आपको क्या लिखना है, अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी नहीं है। अब करना क्या है, देखिए बहुत बड़ा सा सेंटेंस है, क्या करेंगे, ऐसे कुछ केसेस में क्या होता है, हम लोग एक और तरीका जो है, एक और फॉर्मूला लगाते हैं, जैसे जितने भी आपके प्रीपोजिशन या कंजंक्शंस हैं उन्हें मार्क कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, में, उसके बाद में के, उसके बाद में की, फिर में, फिर के, तो ये सारे आपके क्या है, प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन जो होता है वो अपने से पहले वर्ड को कनेक्ट करता है हिंदी में। तो ये में किसके लिए है, क्षेत्र के लिए। ठीक है, के कृषि, अब यहाँ पे क्या है, की किसानों, यहाँ में गाँव में। ठीक है, तो ये इससे कनेक्ट कर रहा है, के देश भी किसी, तो ये इससे कनेक्ट कर रहा है किसी भी देश के। तो आपने सबसे पहले क्या किया, सब्जेक्ट लिख लिया। ठीक, और उसके बाद में अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए मेथड वही है, उल्टा चलना है आपका। यहाँ पे वर्ब क्या आ जाएगी, बहुत अच्छी नहीं है, यानी कि प्रेजेंट की बात हो रही है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, यानी कि इसका यूज हम करेंगे। द कंडीशन ऑफ द फार्मर्स इज, बहुत अच्छी नहीं है, नॉट वेरी गुड। ठीक, यहाँ तक लिख लिया, अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी नहीं है, नॉट वेरी गुड। अब आप यहाँ से फिर वही है, आपको उल्टा चलना है। कृषि के क्षेत्र में तो क्या लिखेंगे, इन द एरिया ऑफ या इन द फील्ड ऑफ लिख लेंगे, इन द फील्ड ऑफ, और कृषि के क्षेत्र में इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, तो आपने लिख लिया कृषि के क्षेत्र में, यहाँ तक लिख लिया। ये आपका सब्जेक्ट था, किसानों की स्थिति। अब आप फिर यहाँ पर आइए, ये आपका क्या है, प्रीपोजिशन है। अब यहाँ से आपको इधर के वर्ड्स की ट्रांसलेशन बनानी है। क्या हो गया, किसी भी देश के गांव में, तो लिखेंगे इन द विलेजेस, किसी भी देश में, ऑफ एनी कंट्री। तो इस तरह से स्टूडेंट्स देखिए, इतना बड़ा आपका सेंटेंस था और आपने बड़ी आसानी से इसको ट्रांसलेट कर लिया। सब्जेक्ट आपको लिखना है ढूंढ करके, और सब्जेक्ट कैसे ढूंढना है, वर्ब से ढूंढना है, यानी कि जो वर्ब है वो कौन कर रहा है, जो एक्शन है वो कौन कर रहा है, ये आपको वहाँ पे ढूंढना है। ठीक है, और जो एक्शन कर रहा होगा वो आपका क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। जैसे कि सिखा रहा है, कौन सिखा रहा है, एक बूढ़ा आदमी। अच्छी नहीं है, क्या अच्छी नहीं है, किसानों की स्थिति। अच्छी नहीं है किसी भी देश में के गांव में, ये आपका सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, आपका सब्जेक्ट क्या है, किसानों की स्थिति। फिर इसी तरह से शिक्षा पाई, किसने शिक्षा पाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो इसी तरीके से आपको सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढ लेना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आपको लास्ट से वर्ब मिल जाती है, और वो लिखने के बाद में फिर सब कुछ इसी तरीके से उल्टा आपका चलता है। तो ये एक तरीका है, इस तरीके से आप किसी भी बड़े से बड़े सेंटेंस को बड़े आसानी से जो है ट्रांसलेट कर सकते हैं। अच्छा, आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन को मार्क कर लेना। जैसे यहाँ पे में है, फिर के है, फिर की है, फिर में है, फिर के है, ये सब आपके प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन अपने से पहले लिखे हुए वर्ड को कनेक्ट करते हैं। तो सब्जेक्ट और वर्ब लिखने के बाद में फिर आपको क्या करना है, एक एक प्रीपोजिशन आपको लेना है और उसके पहले के वर्ड को ट्रांसलेट करके उसके तुरंत बाद वर्ब के बाद से लिखना शुरू कर देना है, इधर ही बैक से। तो इस तरीके से जो है आपका सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाता है। अब इसके बाद में एक और सेंटेंस है, दरवाज़ा खोलो। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो सेंटेंस है एक्चुअली इंपरेटिव है, और ऐसे सेंटेंसेस में क्या है, यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट नहीं है आपके पास में। दरवाज़ा खोलो, ये किससे कहा जा रहा है, वो यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो अगर सब्जेक्ट नहीं है तो ठीक है, सब्जेक्ट नहीं लिखा जाएगा, आपके सेंटेंस फ्रेमिंग वही रहेगी। अगर सब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे आपका वर्ब क्या है, खोलो,
खोलने की बात हो रही है यहाँ पर। और ऑब्जेक्ट क्या खोलो, तो दरवाज़ा खोलो। और कौन खोल रहा है यहाँ पर, खोलने का काम, दरवाज़ा खोलने का काम कौन कर रहा है, वो सब्जेक्ट नहीं है। तो अगर सब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। तो स्टार्टिंग लेकिन फिर भी वही होगी, आपकी वर्ब से ही स्टार्टिंग होगी सेंटेंस की। तो सबसे पहले आप लिख लेंगे खोलो, और खोलो की इंग्लिश होती है ओपन। क्योंकि ये प्रेजेंट में बात हो रही है, इंपरेटिव है तो प्रेजेंट में है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लिखी जाएगी ओपन। और उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या है, दरवाज़ा, तो लिख लेंगे ओपन द डोर। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी ट्रांसलेशन इस तरह से सेंटेंस की बन गई। तो ये कुछ आपके एग्जाम्पल्स थे जो मैंने आप लोग को बताए हैं, सेंटेंस फ्रेमिंग बताई है कि किस तरीके से जो है आप सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। बस आपको सब्जेक्ट ढूंढना है, लास्ट में आपको वर्ब मिल जाएगी, और उसके बाद सब कुछ आपको इसी तरीके से बैक से चलना है और ट्रांसलेशन बना लेनी है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग को ये सेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये सेशन आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अब मैं रेगुलरली आपके लिए ट्रांसलेशन के वीडियो लेकर के आती रहूँगी कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन है वो मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करा दूंगी। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट और एनी सजेशन, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। चलिए बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।